और दिमाग में। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। आपका पहला प्रश्न है कि क्या इस चीज से प्रश्न आते हैं? हाँ, इस चीज से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। और ये जो सात सात टॉपिक है ये बिंदु, इनसे आप जब इसे पढ़ लोगे एक बार, तो इससे आपकी जो सवाल करने की क्षमता वो दुगनी हो जाएगी। इनके अर्थ समझ में आ जाएंगे, तो पॉलिटिकल साइंस के जो शब्द है, जो परिभाषा है, टर्मोलॉजी है, वो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी और परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करने की आपकी क्षमता को बढ़ जाएगी। तो जैसे पहला शब्द है हमारा सबसे लंबा और लिखित संविधान। इसे समझते हैं हम। संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला संविधान जो होता है हमारा, वो होता है लिखित। दूसरा होता है अलिखित। इनके अपने अलग अलग रूल होते हैं। जैसे लिखित संविधान भारत का, एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम इसमें। भारत का संविधान, सॉरी, सबसे लंबा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान। अलिखित संविधान यह ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का। इसमें क्या होता है? इसमें वंशानुगत शासन चलता है। जैसे पहले उनके पापा जी ने कर लिया, फिर उससे उनके आने वाले संतान वो शासन करेंगे, यानी कि राज, जैसा राज होता है। दूसरा शब्द है हमारा आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। दूसरा शब्द है हमारा आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। जो चीज समझ में आए ना, उसका कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में उसे ही सॉल्व करूंगा और उसकी परिभाषा आपको अच्छे से बताऊंगा। दूसरा है बाह्य। देखो, आंतरिक और बाह्य, बाह्य स्रोत में क्या बोलते हैं? ये होता है आंतरिक, मतलब जो हमारे ब्रिटिश शासन से कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसे कानून प्रावधान थे जो वे ऐसे के ऐसे लिए गए थे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें से संविधान का आधा भाग, अर्थात 60 से 70% उसी के शासन ऐसे के ऐसे ही रख दिए गए थे भारतीय संविधान में। जैसे कानून, कानून हो गया, संसद हो गई, दूसरी आप कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गई, दूसरा देखो ये तो हो गया आपके आंतरिक, आंतरिक स्रोत। और आप लिखेंगे बाह्य स्रोत क्या होता है? जैसे अब देखो नागरिकता, नागरिकता ये शब्द बाहर का है। दूसरा शब्द लिखेंगे आप अधिकार। तीसरा शब्द लिखेंगे समावर्ती सूची। और कई शब्द हैं जो हमारे बाह्य स्रोत है या और देश के संविधान से लिए गए हैं। जब हम आपको आगे आर्टिकल पढ़ाएंगे तो इनमें अच्छे से व्याख्या से आपको बताएंगे कि अंत है और बाह्य स्रोत में क्या अंतर है और क्यों ये लिए गए, क्या इनकी विशेषता है जो वर्तमान में नागरिक सुरक्षित है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नम्यता एवं अनम्यता। इसे समझेंगे अब हम। नम्यता और अनम्यता, इसका अर्थ है, नम्यता का अर्थ होता है, नम्यता का अर्थ होता है कठोर, और अनम्यता का अर्थ होता है लचीला। अनम्यता का अर्थ है लचीला। अब देखो, कठोर उस चीज को बोलते हैं
जिससे हमें जिस कानून को या किसी प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई होती है। अब इसमें हम पहला आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कानून है, कोई कानून है, इसे हम पास करने के लिए कितने चाहिए? संसद के 2/3 2/3 सदस्य से पास करने पर कोई कानून पास होता है। तो ये कितना हो गया? सॉरी, दो, कोई कानून संसद 2/3 से तिहाई से पास करना होता है, और राज्यों का भी आधा से अधिक, आधे से अधिक सहयोग, आधे से अधिक सहयोग हो। तो ये क्या हो गया? कठोर। भाई देखो, मान लो किसी कोई कानून पास करना है हमें, किसी राज्य से संबंधी या किसी राज्य का निर्माण करना हो, तो हम संसद से तो पास करा लेंगे, लेकिन राज्यों की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। बहुत सा उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, तो ये कठोर शब्द है कि भाई राज्य से सहमति लेना कठोर है। या तो इतना तो हो जाएगा, देखो सांसद के पास है, इतना हो जाएगा, लेकिन इतने में अनुमति मांगना बहुत कठोर है। अब लचीला क्या होता? लचीला होता जैसे कोई कानून, कोई कोई कानून 2/3 सदस्यों से पास होना। क्या पास होना? ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लचीला। ये देखो, प्रोसेस बहुत डाउन, संसद में गए, 2/3 सदस्य से पास करा ले और कानून हमारा पास हो गया। तो ये क्या हो गया? लचीला। और ये हो गया कठोर। तो भारत का संविधान ऐसा है कि भारतीय संविधान में दोनों चीज पाई जाती है, कठोर भी और लचीला भी। लेकिन एक अमेरिका का संविधान है जो बहुत कठोर है, और एक ब्रिटेन का है, वो लिखे हुआ अपना है, अपना शासन है वहां, तो वहां की जनता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कानून बनाती है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा एकल नागरिकता। देखो इसे समझते हैं हम, एकल नागरिकता को। देखो भाई, जो चीज आपकी समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, और हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सरलता के साथ देंगे। अभी लाइव आने की सुविधा नहीं है, क्योंकि फॉलोवर कम है, सॉरी सब्सक्राइब कम है, तो इसलिए लाइव नहीं आ सकते। कुछ समय बाद लाइव आए करेंगे तो आपके हाथ पास समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ना, देखो नागरिकता की अगर बात करें तो अपने अपने देश का अलग अलग रूल होता है, कि वो देश पर निर्भर करता है, कंट्री पर, कि वह अपने देश के वासियों को किस प्रकार की सिटीजन देता है। बहुत समय स्टेट की भी होती है, एग्जाम्पल फॉर जैसे यूएस, अमेरिका, अमेरिका हो गया, और एक हो गया अपनी कंट्री इंडिया, भारत। अब इसमें देखो अमेरिका, देखो सभी देश में राज्य होते हैं, कोई भी देश हो वे प्रांत से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम राज्य बोलते हैं। कुछ केंद्र शासित होते हैं और कुछ अन केंद्र शासित होते हैं। तो उनसे मिलकर हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है, जिन्हें हम बोलते हैं देश। अब इसमें यूएसए में एक तो केंद्र हो गया और एक हो गया राज्य। राज्य मतलब ये राज्य हो गया, ये यूएस से यानी कि अमेरिका मानते हैं हम इसको, ये पूरा देश हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, अमेरिका लिख दो ना, जो अमेरिका हो गया। राज्य की अपनी नागरिकता होती है, इसमें क्या होगी? राज्य की अपनी नागरिकता होती है। और केंद्र की यानी कि अमेरिका की जो पहचान होती है, कौन से देश का? अमेरिका का है। कौन से राज्य से है? उस राज्य से है, उसकी अलग नागरिकता होती है। तो अमेरिका की इसकी अपनी अलग नागरिकता होती है। इसको बोलते हैं हम दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। और भारत की बात करते हैं हम, देखो अपने देश में चाहे वो किसी भी स्टेट से आता हो, यूपी से आता हो, बिहार से आता हो, या तमिलनाडु से आता हो, उसे नागरिकता एक ही प्रोवाइड कराई जाएगी कि यह इंडिया का सिटीजन है। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। इसमें स्टेट की कोई नागरिकता नहीं होती। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एक नागरिकता, एक नागरिकता, एक
एक नागरिकता होती है, चाहे वह किसी भी स्टेट का हो, कहीं भी जाता हो, कहीं भी रहता हो, कहीं भी घूम सकता है, उसकी अपनी ही नागरिकता होगी, ओनली इंडिया की। उससे कोई ये नहीं बोलेगा कि आपकी नागरिकता आप यूपी से हो या बिहार से हो या तमिलनाडु से हो, अपनी नागरिकता दिखाओ, उनकी एक होगी इंडियन सिटीजन। अब इससे अगला बिंदु है हमारा मौलिक अधिकार। अगला नेक्स्ट जो आपको स्रोत बताएंगे हम, वह है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ये अपने अधिकार होते हैं, प्रत्येक नागरिक के अधिकार होते हैं। इसमें क्या नहीं, कमेंट में जरूर बताना कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट बार पढ़ा रहे हैं, दूसरी वीडियो है, दिन पर दिन परिवर्तन अवश्य होगा। और आपको ये तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, इस एक इतिहास की मिलेगी आपको, प्राचीन स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, जहां आपको मैं वो चीज पढ़ाऊंगा जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी आपको 30 से 35 क्लास कराऊंगा मैं पॉलिटिकल साइंस की, इसमें से वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन आने की पूर्ण पूर्ण संभावना होती है। प्राचीन हिस्ट्री लेके आऊंगा मैं, एशियन हिस्ट्री, वो भी वहीं से पढ़ाऊंगा जहां से प्रश्न आते हैं। और दूसरी फिर मिडिवल पढ़ाऊंगा, और साइंस भी वही पढ़ाऊंगा जो आपको प्रश्न रेलवे और अन्य परीक्षाओं में मिलते हैं। आप बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप पे विश्वास, ये आपके सहयोग जितना मिलेगा उतना ही हम मेहनत करेंगे, मिले या ना मिले आपका सपोर्ट, लेकिन मेहनत हम जरूर करेंगे। देखो मौलिक अधिकार, जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में, और जब बना था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय भारत में ये मौलिक अधिकार नहीं थे। ये बाद में जोड़े गए थे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में, सॉरी 21 में, ये बाद में जोड़े गए थे, प्रथम में नहीं थे। जब बाद में कुछ समय बाद, स्टार्टिंग में भारत में भारतीय संविधान में 15 आर्टिकल थे, उसके बाद मौलिक अधिकार जोड़े गए, फिर और संशोधन हुए, उसके बाद और कुछ जोड़े गए, धीरे धीरे इनके पार्ट्स बन गए। जैसे आर्टिकल 25 का ए हो गया, फिर इनके बी पार्ट 25 के बी हो गया, सी, ऐसे धीरे धीरे अब आर्टिकलों की भी संख्या बहुत हो गई। तो हमारा मौलिक अधिकार ये अपने अधिकार होते हैं। जैसे आपको अगर कोई किसी चीज की आपत्ति पड़ती है तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट कराते हैं, ये भी आपका एक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, यदि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन नहीं देता या प्राइवेट में आपका एडमिशन नहीं होता तो आप फिर भी शिकायत कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। जीने का अधिकार, कहीं भी आप घूम सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है वो आप खाना खा सकते हैं, ये भी आपका जीने का अधिकार है। जब हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 1235 में, इनका बहुत डीपली से जिक्र है, वहां आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा पॉइंट है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये होते हैं, जैसे कुछ जब सरकार कुछ नियम बनाती है तो उनका पालन करना होता है अधिकारी लोगों को। जैसे मान लो कोई एक कानून पास कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसकी जो गाइडलाइंस होगी, निर्देश होंगे, तो उन पर काम करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, और वही कार्य जनता पर, जनता भी करेगी, लेकिन उन पर उनका कुछ परेशान नहीं होगा। जैसे कि 14 से 15 से बच्चे को अधिकार है उनका कि शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर कोई उन्हें वंचित करता है शिक्षा से तो कानून का अधिकार होगा कि उसे अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी बात, जैसे पर्यावरण है, पर्यावरण की अगर कोई हानि करता है, उसका कटान होता है बिना गवर्नमेंट की अनुमति से, तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। 100% लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उससे आदमी का जीवन प्रभावित होता है। दूसरा, जीव हत्या नहीं कर सकते आप। कुछ जीव ऐसे होते हैं क्योंकि आप हत्या भी नहीं कर सकते हैं, उनको उनकी रक्षा करना हमारा अधिकार है। दूसरा, समान रोजगार, समान वेतन, ये भी आप राजनीतिक, ये भी एक सरकार का रूल है कि राजनीतिक निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो समान कार्य करता है तो उसको समान वेतन मिलना चाहिए। यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तीसरा, सार्वभौमिक अधिकार। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा
सार्वभौमिक अधिकार, देखो सार्वभौमिक अधिकार है मत का अधिकार, इसका हम कहते हैं, सॉरी, मत का अधिकार। अब 2027 में विधानसभा चुनाव आने हैं, ग्राम प्रधान जी के चुनाव भी आने हैं, तो उसमें मत का अधिकार, चाहे वह कोई सी भी जाति से आता हो, कोई से धर्म से भी आता हो, बस उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, तो उसे मत डालने से कोई नहीं रोक सकता। यह उसका प्रथम अधिकार है। और ना ही वो मत किसी के प्रेशर में डाल सकता है, उसकी इच्छा है वह अपना मत किसको दे और किसको ना दे। यह हमारे भारतीय संविधान की एक महान विशेषता है। अमीर गरीब सबका अपना एक अधिकार है, मत का अधिकार। इसकी वैल्यू सभी की समान होती है जनता के रूप में। अब मान लो गरीब है, उसकी भी मत की वैल्यू इतनी होगी जितनी एक अमीर की होगी। एक वोट आदमी को गरीब का भी और अमीर का भी जिता सकता है और गरीब का अमीर का भी हरा सकता है। सर्वप्रथम इसकी जो आयु थी वे 21 वर्ष थी। सबसे पहले इसकी आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी भाई? 21 वर्ष। फिर घटा के इसकी आयु कितनी हो गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन के? ये पूछा जाता परीक्षा में, सर्वप्रथम मत डालने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। और घटकर कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 18 वर्ष के, तो 61वें। ये बहुत जरूरी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कितनी बार कर दी थी? 18 वर्ष, यानी कि 18 ईयर ओल्ड, ये कर दी गई थी। अब वर्तमान में भी 18 है। दूसरा है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला बिंदु है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। अगला बिंदु है हमारा निष्पक्ष। अब ये समझने देखो, सॉरी, आप एक काम करो, आप एक नोटबुक लो प्लेन, या जो व्हाइट पेपर होता है ना फोटोकॉपी वाले, उसके एक नोट्स बनवा लो। बुक डिपो वाला कोई भी बना देगा वर्डिंग करके। आप इसमें ये शब्द लिखना, और जो मैं कुछ तो लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ मैं, तो आप नोट कर लेना और एक बार में रिवीजन कर लेना। आपकी पढ़ाई करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। एक से दो बार पढ़ लेना, या अपने आप को ऐसा गर्व महसूस होगा कि यार अब हम प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। देखो, स्वतंत्र का अर्थ होता है आजादी, यानी कि वो अपने आप में फ्री है। इस पे किसी का कोई बाह्य स्रोत बल काम नहीं करने का। वो जो भी करेगा अपने डिसीजन अपने विवेक के द्वारा लेगा। दूसरा निपक्ष। निपक्ष होता है मतलब किसी का, अमीर का, ना गरीब का, ना सरकार का, ना जनता का, वो किसी की नहीं सुनने का, वो करेगा निष्पक्ष, यानी कि किसी के पक्षवाद नहीं करेगा, वो अपने विवेक से कार्य करेगा। न्यायपालिका। न्यायपालिका अर्थात वह न्यायपालिका स्वतंत्र है, निपक्ष है, वह किसी का ना पक्ष लेती है ना किसी के विवेक से कार्य करती है, वो करती है स्वयं अपने विवेक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई कोर्ट में कोई केस गया और संसद कह रही है कि इसे आप इसकी सजा कम कर दो या इसे तुम बरी कर दो, तो वैसा नहीं करने की, उसने कोर्ट न्यायपालिका उसका निरीक्षण करेगी अच्छे से। वह देखेगी कि उसने क्या कार्य सही किया है और क्या गलत किया है, तो अपने विवेक से काम करेगी। न कि संसद का कोई रोल होगा उसमें, ना उसमें कार्यपालिका कोई रोल होगा। हाँ, वो बात सही है कि राष्ट्रपति किसी की सजा कम कर सकता है, वो हम आपको नेक्स्ट आर्टिकल जब पढ़ाएंगे ना उसमें समझाएंगे अच्छे से कि राष्ट्रपति को क्या पावर है कोर्ट के साथ, कोर्ट के डिसीजन में थोड़ा इंटरफेयर करने का, आगे पढ़ाएगा। लेकिन न्यायपालिका अपने विवेक से कार्य करती है, न कि किसी संसद की सुनती है, ना किसी विधायक की, ना किसी मुख्यमंत्री की। अगर उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, और न्यायपालिका की नजरों में उसने सही किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। यह है अपनी न्यायपालिका। संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट बिंदु हमारा संसदीय शासन प्रणाली। अब देखो इसका क्या अर्थ है। संसदीय शासन प्रणाली, ये संसद है, मान लो संसद है, ये संसद है। संसद में दो सदन होते हैं इसके, दो सदन। एक होती है आपकी लोकसभा, लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। अब इनके द्वारा कोई कानून बनता है। मान लो सरकार ने कहा कि एक कानून ऐसा बनाएंगे कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
जैसे कि सरकारी स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जाती है, लेकिन वो शिक्षा का अधिकार अलग, शिक्षा के क्षेत्र का वो है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक कानून बनाया कि इस वर्ग के बच्चे को शिक्षा फ्री दी जाएगी, तो वो बिल लोकसभा में गया, लोकसभा से राज्यसभा में गया, और राज्यसभा के बाद जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके पास गया वो बिल। उसने कहा कि चलो, जब दोनों पक्ष हमारे सहमत हैं, सहमत होने के बाद गए फिर राष्ट्रपति के पास, वहां उसने उसको मोहर लगा दी कि बिल पास हो गया। ये कानून सही है कि ऐसा होना चाहिए, हमारे देश को इसकी सख्त जरूरत है। तो किसका शासन हो गया? संसद के। कानून किसने बनाया? संसद। संसद के कानून, संसदीय शासन प्रणाली के संसद के द्वारा कानून ही बनाए गए हैं और वही चल रहे हैं, न कि किसी एक के। लोकसभा का कोई कानून नहीं बना सकती, राज्यसभा वो अपना कोई एक कानून नहीं बना सकती, दोनों मिलकर बनाते हैं। और इसमें जो सदस्य जाते हैं वे जनता के पक्ष के जाते हैं, चुने हुए, जिनको सांसद बोलते हैं। हर क्षेत्र से खड़े होते हैं, जिला विजोड़ से, जैसे 3 है। हर जिले के अपने अलग अलग होते हैं, ये जाकर जनता की मांग रखते हैं, जनता के पक्ष की बात रखते हैं और उनके पक्ष के कानून की मांग करते हैं। राज्यसभा में से जाते हैं, इसमें कई प्रकार के आदमी होते हैं, कुछ तो खिलाड़ी भी पहुंच जाते हैं जिन्हें नियुक्त किया जाता है, और जो विधायक विधायक होते हैं वे लोग जाते हैं इसमें। तो इसके भी मांग कर जाती है, क्योंकि ये देखो पक्ष है इसका, तो इसकी इसकी भी राय ली जाती है कि ये सही है गलत, दोनों से सहमत है तो अपना कानून बन जाएगा, और इसे बोलते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली। फिर आगे त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, यानी कि 3 स्तर का शासन। भारत में कितने स्तर का शासन है यह बताते हैं आपको। ये मौलिक कर्तव्य में, ये जो कर्तव्य होते हैं मौलिक कर्तव्य, आपको राजनीतिक से हम पढ़ाएंगे आर्टिकल में। मौलिक कर्तव्य होते हैं कि कुछ अपनी ड्यूटी होती है सरकार, जैसे 11 है वर्तमान में, और इसमें जैसे अपने ध्वज का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु हो गया, उनका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय गान हो रहा है कि अपने ईशान में खड़ा होना चाहिए। ये अपने देश के जो महान प्रतीक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, उनका सम्मान करने के लिए हमें क्या दे गए हैं? मौलिक कर्तव्य हमारे, यानी कि मौलिक, ये कुछ अलग से होते हैं, अधिकार अलग है और कर्तव्य अलग है। पक्ष निरपेक्ष राज्य। अब लास्ट का हमारा, लास्ट का हमारा ये देखो, का अर्थ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत की जनता का धर्म है। देखो भारत में जनता है, अलग अलग जाति की है, अलग धर्म के, तो जनता का धर्म होता नहीं है कि भारत का। और पहली बात यह है कि अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी ये आपको कल मिलेगी। अब ये तो हमारे संविधान की कुछ विशेषता होगी जो लगभग आपको बेसिक आना चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी हमारी प्राचीन हिस्ट्री की मिलेगी, उसे भी अच्छे से देखना। और दोस्तों ये बताना कि आपको हमारा तरीका कैसा लगा पढ़ने का, अगर कोई कमी हुई
तो कमेंट में अवश्य लिखना और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।